अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस ऑफ रिएजेंट जो है इसको डिस्कस करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जो है किस तरह पहचानना है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट जो है द रिएजेंट जो है विच कंज्यूम अर्लियर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट एंड द रिएजेंट विच रिटेन एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एक्सेस ऑफ रिएजेंट। क्वेश्चन ये मतलब ये कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर में ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ लिमिट विच ऑफ द फॉलोइंग act as a limiting reagent, following act as a limiting reagent। इनमें से जो है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट काम करता है। लेट सपोज उन्होंने ऑप्शन ये है कि ये नाइट्रोजन है, यू हैव टू ट्रीट विद हाइड्रोजन, यू विल गेट 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये ए ऑप्शन है, बी है, सी है और ये डी है। सो यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अगर आप देखिए हाइड्रोजन, अमोनिया और नन ऑफ द एबो। तो इसमें जो है आप लोग ये पॉइंट जो है मेरा कि ये क्वेश्चन जो है 3 पेपर में आया है, 11 और 13 और 15 के पेपर में ये प्रेजेंट है। एंड देयर इज नन जो है इसमें क्या है, ये क्वांटिटी जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब नहीं हुआ। तो जो स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी हो तो उसमें जो है आप लोगों के पास कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब नहीं होता है। जब द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट क्या गिवन हो, नॉन स्टोइकोमेट्रिक गिवन हो, नॉन स्टोइकोमेट्रिक वैल्यूज गिवन हो। लेट सपोज जो है ये नाइट्रोजन है and if it combine with the 3 moles of hydrogen you will get 2 mole of ammonia जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि मुझे जो है 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन दिया जाए 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये अमाउंट स्टोइकोमेट्रिक है, देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट। अगर मुझे यहाँ पे ये कहा जाए कि 10 मोल कंबाइन होता है 30 मोल के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ पे भी कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अगर मुझे ये कहा जाए कि 25 मोल ऑफ द नाइट्रोजन आर अलाउड टू रिएक्ट विद 75 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये भी 1:3 है, तो यहाँ पे भी कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। अगर मुझे ये कहा जाए कि 250 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज अलाउड रिएक्ट विद द 750 मोल, तो ये भी यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब नहीं होगा। तो जहाँ पे भी आपके पास रिएक्टेंट की क्वांटिटी 1:3 के साथ कम्बिनेशन में इन केस ऑफ अमोनिया गिवन हो तो देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ये दिया जाए कि इफ वी हैव अ कंटेनर और इस कंटेनर में जो है नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट टू कंबाइन, और यहाँ पे ये दिया जाए कि लेट्स सपोज है 20 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर अलाउड टू रिएक्ट, मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ कि यहाँ पे जो है आप लोगों के पास 70 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। आइडेंटिफाई करें कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो अगर आप देखें ये 20 मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन है और 70 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, मैंने इसको किस तरह, मैंने यहाँ पे आना है, नाइट्रोजन को देखें और यहाँ पे हाइड्रोजन को देखें, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन है। अगर मुझे 1 के लिए 3 चाहिए तो 20 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 टाइम ऑफ 20 चाहिए कि नहीं, तो 3 टाइम मल्टीप्लाइड तो ये 60 मोल। मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल कितना है, यहाँ पे 70 है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे 60 है तो ये 20 मोल इससे 60 मोल कंज्यूम कर लेगा और 10 मोल अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो 10 मोल क्या होगा, वो अनरिएक्टेड रह जाएगा, ये एक्सेस में रह जाएगा और ये जो है इससे कंज्यूम करेगा। तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वो क्या होगा, वो नाइट्रोजन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। अ रिएजेंट विच कंज्यूम, तो जो पहले कंज्यूम होगा इसमें नाइट्रोजन कंज्यूम होगा और जो रिटेन होगा वो आप लोगों के पास क्या होगा, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे रिटेन हो जाएगा। सो द रिएजेंट विच रिटेन एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ एक्सेस ऑफ रिएजेंट। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन जो है डिस्क्राइब किया जाएगा। सेकंड केस, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन आर अलाउड टू मिक्सअप, इसको मिक्सअप करता हूँ। यहाँ पे जो है अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट्स सपोज 30 मोल ऑफ द नाइट्रोजन, 30 मोल ऑफ नाइट्रोजन मैंने लिया है और यहाँ पे 100 मोल जो है, अगर आप लोग देखें 100 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। 100 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 30 मोल ऑफ नाइट्रोजन आर अलाउड टू मिक्सअप। आइडेंटिफाई करें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें से कौन सा जो है इज अ लिमिटिंग रिएजेंट जो है यहाँ पे काम करता है। तो आपने क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ आना है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये नाइट्रोजन है, आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे ये 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे 1 के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो अगर ये 30 है, अगर ये 30 है तो 30 के लिए मुझे क्या चाहिए, 30 मल्टीप्लाइड 3 होगा, तो मुझे यहाँ पे चाहिए 90 मोल। यहाँ पे क्या चाहिए, 90 मोल। यहाँ पे तो 100 अवेलेबल है, इसका मतलब ये कि 90 कंज्यूम होगा और 10 अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक्सेस हो गया और ये मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। तो
जो अमाउंट स्टोइकोमेट्रिक होती है वो अमाउंट कंज्यूम हो जाती है, और जो मतलब कि जो अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट जो है नॉन स्टोइकोमेट्रिक होती है वो रिटेन हो जाती है। तो जिसकी क्वांटिटी रिटेन हो जाती है वो एक्सिस है, और जिसकी क्वांटिटी जो है वो कंज्यूम हो जाती है वो लिमिटिंग रिएजेंट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होता है। एक अनदर केस को यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कि ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। अगर आप लोग देखें, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है 200 मोल ऑफ द नाइट्रोजन कंबाइन करता हूँ और यहाँ पे 200 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है इन दोनों को कंबाइन करता हूँ। आइडेंटिफाई करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो अगर आप लोग देखें ये नाइट्रोजन इफ इट कंबाइन विद हाइड्रोजन यू विल गेट 2 मोल ऑफ अमोनिया, यहाँ पे 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होता है। अगर मैं 1 करता हूं तो ये 3, अगर मैं 200 कर लूं तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये 600 चाहिए। मुझे 600 1 के लिए 3 चाहिए तो 200 के लिए कितना चाहिए 600, लेकिन यहाँ पे कितना अवेलेबल है, यहाँ पे तो 200 अवेलेबल है, 400 डिफिशिएंट है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा और नाइट्रोजन जो है ये एक्सिस ऑफ द रिएजेंट डिस्क्राइब होगा। तो ये जो है अगर आप लोग देखें, अब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट मुझ से इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं कि जब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, इफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स जो है ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर गिवन हो, रिएक्टेंट्स आर गिवन सो आसान सा पॉइंट ये है, then the limiting reagent, तो आप लोगों ने limiting reagent, then the limiting reagent will be the one, will be बस directly उसको solve करें, will be the one having will be the one जो है will be the one having जो है having greater molar coefficient, having greater molar coefficient, जिसका molar coefficient जो है ज्यादा होगा वही आपका limiting reagent describe होगा। अच्छा, इसका molar coefficient क्या है, 1 है, इसका मोलर कोफिशिएंट क्या है, ये 3 है। तो जिसका मोलर कोफिशिएंट ज्यादा होगा यही लिमिट, लेकिन ये उस केस में कि अगर इनके इक्वल नंबर ऑफ मोल गिवन हो। तो इफ इक्वल नंबर ऑफ मोल गिवन हो देन द लिमिटिंग रिएजेंट विल बी द वन हैविंग ग्रेटर मोलर कोफिशिएंट। लेट्स सपोज ये A है और ये B है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है इन दोनों को कंबाइन करता हूँ और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे जो है 5 है, यहाँ पे जो है ये 2 है। मैं आपको ये कहूं कि मैंने क्या किया है कि मैंने 500 मोल ऑफ A एंड 500 मोल ऑफ B, ये दोनों नंबर ऑफ मोल इक्वल है कि नहीं, इन दोनों को मिक्सअप करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग, आसान सा पॉइंट ये है कि जिसका मोलर कोफिशिएंट ज्यादा होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट जो है डिस्क्राइब होगा। तो इसमें A लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब होगा और B जो है वो एक्सिस ऑफ रिएजेंट जो है डिस्क्राइब किया जाएगा। तो ये एक पॉइंट है कि if equal number of moles of reactant are given then the limiting reagent will be the one having greater molar coefficient, जिसका molar coefficient सबसे ज्यादा होगा उसको limiting reagent describe किया जाएगा। Let's suppose अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल को कर लूँ कि ये हाइड्रोजन is allowed to react with the chlorine, you will get 2 mole or 2 जो है यहाँ पे मोल of hydrochloric acid produce होता है। If 1 mole of hydrogen is allowed to react with the 1 mole of chlorine, you will get 2 mole of HCl यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मैंने यहाँ पे क्या क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है, और इस कंटेनर में मैंने यहाँ पे मिक्सअप किया है 50 मोल ऑफ हाइड्रोजन और मैंने यहाँ पे मिक्सअप किया है 40 मोल ऑफ क्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट, मुझे 1 मोल के लिए 1 चाहिए तो 50 के लिए 50 चाहिए, लेकिन ये 50 है और ये 40 है, इट मींस यहाँ पे ये क्या है, ये स्मॉलर वैल्यू है, ये स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी 50 से कम आ रहा है, तो मुझे तो 50 के लिए क्या चाहिए 50, लेकिन यहाँ पे तो अवेलेबल 40 है। तो ये क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा और ये जो है आप लोगों के पास एक्सिस ऑफ द रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। अगर मैं इस केस में जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ ऑफ द रिएक्टेंट आर इक्वल हो, ये नंबर ऑफ मोल जो है यहाँ पे यहाँ नंबर ऑफ मोल इक्वल है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर अलाउड टू रिएक्ट, आइडेंटिफाई करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये क्लोरीन है, 100 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 100 मोल ऑफ क्लोरीन जो है अगर मैं ये अलाउ करके रिएक्ट करूं, मैंने नंबर ऑफ मोल को कंबाइन ले, तो इफ बोथ हैव सेम कोफिशिएंट, अगर इनके कोफिशिएंट सेम हो, सो देयर इज नो लिमिटिंग, द अमाउंट इज स्टोइकोमेट्रिक, नो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। नो लिमिटिंग रिएजेंट इसमें अवेलेबल होगा इफ इक्वल नंबर ऑफ मोल, अगर मोलर कोफिशिएंट सेम हो, एंड इफ द मोलर कोफिशिएंट आर डिफरेंट हो तो और इनके इक्वल नंबर मिक्सअप हो, देन द लिमिटिंग रीजन विद द वन हैविंग ग्रेटर मोलर कोफिशिएंट, जिसका मोलर कोफिशिएंट सबसे ज्यादा होगा वही आप लोगों के पास जो है लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा।
तो ये अगर आप लोग देखें लिमिटिंग रिएजेंट में जब भी द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टर नॉन स्टोइकोमेट्रिक हो तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट उस पर अप्लाई होता है। एक अनदर रिलेशन है जिसको जो है यहाँ पे मास मास रिलेशनशिप से इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि मास मास रिलेशनशिप है। लेट्स सपोज है ये हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यू विल गेट 2 मोल ऑफ वाटर जो है यहाँ पे आप लोगों के पास प्रोड्यूस होता है। इफ द हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद द ऑक्सीजन यू विल गेट 2 मोल ऑफ वाटर जो है यहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है। वी कैन आल्सो राइट जो है 2 मोल इस रिएक्ट यहाँ पे जो है इसको 1 मोल एंड वी कैन आल्सो राइट इज दैट 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। ये इट इज आल्सो इक्वल टू 4 ग्राम, ये 4 ग्राम के बराबर। इट इज आल्सो इक्वल टू 32 ग्राम और यहाँ पे जो है 36 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। अगर आप देखें, अगर मैं ये कहूं कि 4 ग्राम 32 ग्राम के साथ कंबाइन होता है एक कंटेनर में, तो ये अमाउंट स्टोइकोमेट्रिक है। देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब नहीं होगा कि यहाँ पे द क्वांटिटी क्या है, ये स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी 4 ग्राम और 32 ग्राम है, ये स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी है। अगर मैं ये कहूं कि 40 ग्राम और 320 ग्राम कंबाइन होते हैं तो ये भी स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट है। अगर मैं ये कहूं कि 0.4 ग्राम 3.2 ग्राम के साथ कंबाइन होता है, ये भी स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट है। अगर मैं ये कहूं कि 2 ग्राम कंबाइन होता है 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये हाफ कर देते, ये भी हाफ हो गया, ये भी स्टोइकोमेट्रिक, देयर इज नो। अगर मैं ये कहूं कि 1 ग्राम जो है 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ये स्टोइकोमेट्रिक है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम के साथ कंबाइन होता है, 9 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है, ये स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी है। देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। द फर्स्ट केस ये है कि अगर मास मास में अगर मैं यहां पे ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, वाटर की बात कर रहा हूं कि लेट्स सपोज करते हैं कि इफ वी अलाउ 10 ग्राम ऑफ, बल्कि मैं इस तरह लिख देता हूं कि 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, आइडेंटिफाई करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। आपने इस इक्वेशन की तरफ आना है। अगर आप देखिए 4 ग्राम के लिए मुझे कितना चाहिए, 4 ग्राम के लिए 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए मुझे 32 चाहिए। अगर ये 8 ग्राम हो जाए तो फिर तो मुझे 64 चाहिए, लेकिन यहां पे 8 ग्राम के लिए कितना अवेलेबल, 32, तो 32 लिमिट में है। तो मतलब ये है कि यहां पे ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा और ये आप लोगों के पास एक्सेस ऑफ द रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। तो यहां पे जो स्टोइकोमेट्रिक से जिसकी क्वांटिटी एक्सीड करे वो एक्सेस है, और जिसकी स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू पे जो इस रिएक्टेंट की वैल्यू आ जाती है तो वो आप लोगों के पास क्या डिस्क्राइब किया जाएगा, यहाँ पे आप लोगों के पास ये लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। तो इसमें ऑक्सीजन है। सेकंड केस में अगर आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है आप लोगों के पास कंटेनर है और इसमें हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन को मैं अलाउड टू मिक्सअप, इन दोनों को क्या करता हूँ, ये मिक्सअप करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं 8 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन लेता हूँ और यहाँ पे जो है मैं ऑक्सीजन की जो है, अगर आप लोग देखें ये 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, या चले 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में लेता हूं और यहां पे 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं। आइडेंटिफाई करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। इनमें किस जो है आप लोगों के पास किसकी जो है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। देखिए 4 ग्राम के लिए मुझे 32 चाहिए 4 ग्राम के लिए मुझे 32 चाहिए। 8 ग्राम के लिए मुझे कितना चाहिए, 8 ग्राम के लिए मुझे जो है यहां पे अगर आप लोग देखें तो ये 64 ग्राम चाहिए। और अगर ये 10 ग्राम आ जाए तो 4 डबल हो गया, तो ये डबल हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2 इंक्रीज आ गया है। यहाँ पे कितना इंक्रीज आ रहा है, 2 इंक्रीज आ रहा है। तो अगर ये 10 ग्राम जो है तो 8 ग्राम के लिए अगर आप इसको क्रॉस कर लेते हैं, मतलब ये कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और आप लोग इससे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे 4 ग्राम के लिए जो है यहाँ पे 4 से जब ये 8 कर लेते हैं ये डबल हो जाता है, ये भी डबल हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट ओनली 2 इंक्रीज लेके आया हूँ, तो 2 इंक्रीज अगर लेके आता हूँ तो यहाँ पे 16, तो ये राउंड अबाउट जो है आप लोगों के पास 80 ग्राम होगा। 80 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन जो है इसके लिए, क्योंकि 16 डिफरेंस आएगा। अगर आप लोग देखें हाइड्रोजन के 10 ग्राम के लिए मुझे 80 ग्राम चाहिए, हाइड्रोजन के 10 ग्राम के लिए मुझे 80 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना अवेलेबल है, 100 ग्राम, तो इससे 80 ग्राम तो कंज्यूम हो जाएगा while 20 ग्राम अनरिएक्टेड रह जाएगा, एक्सेस रह जाएगा। तो हाइड्रोजन इज डिस्क्राइब एज अ लिमिटिंग रिएजेंट और ऑक्सीजन इज डिस्क्राइब यहाँ पे एक्सेस ऑफ द रिएजेंट जो है इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। अच्छा, एक थर्ड केस ये है कि अगर हम एक थर्ड केस में जो है कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इफ वी हैव टू अलाउ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनको अलाउ करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लेट्स सपोज जो है यहाँ पे जो है इसको एक्सप्रेस करता हूँ कि यहाँ पे जो है 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ, और जो है इसमें कौन सा एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, ये थर्ड केस है।
दोनों के इक्वल मासेस, दोनों रिएक्टेंट के क्या की है, इक्वल मासेस दी है, दोनों रिएक्टेंट के इक्वल मासेस ली है। जब दोनों रिएक्टेंट के इक्वल मासेस ली हो तो आप लोग प्लीज गौर से सुने कि 4 ग्राम के लिए मुझे जो है 32 ग्राम चाहिए, यहां पे 20 ग्राम के लिए तो मुझे 20 टाइम ये 32 के लिए, यहां पे 20 दिया है तो किसका मास कम आ रहा है, ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन जो है यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। तो जब मास इज गिवन हो तो आसान सा ट्रिक ये है कि जब आपको मास इज गिवन हो, सो देन द रिएक्टेंट इफ इन केस ऑफ इक्वल मासेस, इन केस ऑफ इक्वल मासेस अगर आपको गिवन हो, देन द लिमिटिंग रिएजेंट विल बी, देन द लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिटी, लिमिटिंग रिएजेंट will be the one having greater molar mass, जिसका मोलर मास ज्यादा हो, ग्रेटर मोलर मास, जिसका मोलर मास, तो वो रिएक्टेंट जो है लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। तो हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम है और ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है, 32 ग्राम यहाँ पे आ रहा है। तो टोटल मास जो है यहाँ पे 4 ग्राम है, यहाँ पे ये 32। जो जब इक्वल मासेस गिवन हो तो जिस रिएक्टेंट का मोलर मास ज्यादा जो है कंपाउंड में आ रहा हो, मतलब केमिकल रिएक्शन में ज्यादा आ रहा हो, वो जो है डायरेक्टली उसको क्लिक करे, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इसका ट्रिक ये है कि इन केस ऑफ इक्वल मासेस के केस में, देन द लिमिटिंग रिएजेंट विद द वन हैविंग ग्रेटर मोलर मास, जिसका मोलर मास ज्यादा हो तो वो आप लोगों के पास लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। तो आप इसको प्लीज ज़हन में रखें कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है इसमें कौन सा होगा, आप लोगों ने जो है इस पॉइंट को ज़हन में रखना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, एंड इफ इट कंबाइन इट विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया, ये 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करता है। ये 1 मोल है, ये जो है 3 मोल यहाँ पे है, ये प्रोड्यूस करता है 2 मोल। मैं यहाँ पे ये 28 ग्राम मोलर मास है इसका, और यहाँ पे जो है 6 ग्राम इसका मास यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर मैं इक्वल मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को अलाउ करूँ टू रिएक्ट, which of the following will act as a limiting reagent, तो अगर मैं इनके इक्वल मासेस लेता हूं, इक्वल मासेस, तो जिसका मोलर मास ज्यादा वही लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। तो अगर मैं ये कहूं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद 28, ये इक्वल मासेस हो गए कि नहीं? अगर मैं ये कहूं कि 6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं ये कहूं कि 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और अगर मैं ये कहूं कि 200 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन 200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे जो है 28 kg ऑफ नाइट्रोजन 28 kg ऑफ हाइड्रोजन, तो आसान सा ट्रिक ये है कि जिसका मोलर मास ज्यादा इक्वल मासेस में, वही आप लोगों का लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। सो नाइट्रोजन विल बी डिस्क्राइब एज अ लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि इसका मोलर मास क्या है, वो ज्यादा है। सो जिन कंपाउंड्स में आप लोगों के पास क्या हो, जिन रिएक्टेंट्स हो और उस पे जो है आप लोगों को इक्वल मासेस गिवन हो, तो उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ मोलर मास को पहचाने कि किस कौन से रिएक्टेंट का मास जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करे इस केमिकल रिएक्शन में। जिसका मास ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट जो है क्या होगा, वो डिस्क्राइब होगा। तो ये एक जनरल जो है अगर आप लोग देखें इसके लिए ट्रिक है। तो इफ यू हैव टू फाइंड द मासेस टू मासेस रेशियो जो है, इफ लेट्स सपोज आप लोगों के बुक में एक क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद वाटर, यू विल गेट कार्बनिक एसिड। ये ईटा के पेपर में भी ये क्वेश्चन प्रेजेंट है, ईटा के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अलाउड टू रिएक्ट। उन्होंने देखा यहाँ पे लिखा है कि 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ पे इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद 80 ग्राम ऑफ वाटर, 80 ग्राम ऑफ वाटर के साथ जो है अलाउ करते हैं। सो क्वेश्चन ये है आइडेंटिफाई करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। सेकंड पॉइंट ये है कि एक्सेस ऑफ रिएजेंट। थर्ड पॉइंट ये है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की क्वांटिटी को फाइंड आउट करें। ये 3 ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को देखें। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर है और यहाँ पे जो है ये कार्बनिक एसिड है, ये 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 18 ग्राम ऑफ वाटर, इट प्रोड्यूसेस 62 ग्राम ऑफ कार्बनिक एसिड जो है ये प्रोड्यूस करता है। कि अगर 44 ग्राम है 18 ग्राम है, ये 62 ग्राम प्रोड्यूस करता है। अगर आप लोग देखिए 44 ग्राम ऑफ वाटर के लिए, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वी नीड 18 ग्राम। अगर मैं 120 ग्राम लिखूं तो 120 इसको क्रॉस करें, how many grams of water will be required for the 120 gram of water? हमने इसको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया कि अगर आप इसको क्रॉस करें तो ये जब क्रॉस होता है 44 ग्राम इंटू एक्स इज इक्वल टू 18 इंटू 120।
44 को जो है यहाँ पे ट्रांसफर करें, x को फाइंड आउट करना है, यू विल गेट 49.1। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास 49.1 ग्राम जो है रिक्वायर्ड होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखें कि 120 के लिए 80 अवेलेबल है, 120 ग्राम के लिए स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट 49.1 ग्राम जो है ये रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अवेलेबल कितना है, 80 है। अगर आप लोग देखिए 80 अवेलेबल है, यहाँ पे 80 अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये है कि 120, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और यहाँ पे 31 अनरिएक्टेड है, तो ये जो है वाटर जो है ये एक्सेस ऑफ द रिएजेंट जो है आप लोगों के पास यहाँ पे डिस्क्राइब होता है। फिर तो अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हो गया, एक्सेस ऑफ रिएजेंट इसमें वाटर हो गया, एंड द लास्ट पॉइंट क्या है कि द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। आसान सी बात ये है 120 और 49 इज इक्वल टू 169.1 ग्राम is the amount. 169.1 gram is the amount of the product carbonic acid होगा कि यहाँ पे जो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मास ऑफ वाटर इन दोनों का सम अप करें, मासेस हमेशा कंजर्व होते हैं, तो यही 159.1 जो है इसका क्या होगा, ये मास डिस्क्राइब किया जाएगा। तो ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है एक्सेस और जो है मासेस के केस में जो है हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, एक दूसरा है जिसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं वॉल्यूम रिलेशनशिप्स है। ऑलरेडी मैंने जो है ये बाकी सारी चीजें स्टोइकोमेट्री में डिस्कस की है, तो वही बातें हैं, लेकिन सिर्फ अब लिमिटिंग रिएजेंट का जो कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। वी हैव अ नाइट्रोजन, इफ इट कंबाइन विद हाइड्रोजन यू विल गेट 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये 2 मोल ऑफ अमोनिया है। अगर ये 1 लीटर हो, ये 3 लीटर हो, तो यहाँ पे 2 लीटर ये स्टोइकोमेट्रिक है। अगर ये 1 गैलन हो तो यहाँ पे 3 गैलन है, तो यहाँ पे 2 गैलन ये स्टोइकोमेट्रिक है। अगर ये एक जो है मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये 2 सेंटीमीटर क्यूब, ये सब के सब स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में डिस्क्राइब हो रहा है। ये सारी वैल्यूज क्या है, ये सब के सब स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी है जिसको जो है यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे 3 केसेस को डिस्कस करता हूँ। द फर्स्ट केस ये है कि अगर मेरे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्सअप करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे लेता हूँ जो है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ 30 लीटर ऑफ द नाइट्रोजन, और यहाँ पे ले जाता हूँ कि यहाँ पे 100 लीटर ऑफ हाइड्रोजन आर अलाउड टू मिक्सअप। Which of the following will act as a limiting reagent? Which of the following act as a जो है excess of reagent है? तो आप फिर यहाँ पे आ जाएं, नाइट्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये 2 मोल ऑफ अमोनिया। अगर आप देखिए 1 के लिए मुझे कितना चाहिए, 3 चाहिए। अगर ये 30 हो जाए तो ये तो 90 मुझे चाहिए। यहाँ पे कितना लीटर है, 100 है, तो 90 चाहिए, 100 अवेलेबल है, तो 90 कंज्यूम हो जाएगा, 10 अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो ये जो है एक्सेस होगा, एक्सेस ऑफ रिएजेंट, और ये लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास डिस्क्राइब किया जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। सेकंड पॉइंट ये है कि ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें जो है नाइट्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, एंड इफ वी अलाउ, मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कि लेट्स सपोज जो है यहाँ पे 200 लीटर ऑफ द नाइट्रोजन आर अलाउड टू मिक्स अप with the 400 liter of hydrogen, 400 लीटर ऑफ हाइड्रोजन के साथ में which of the following act as a limiting reagent। आप देखें फिर वही बात है कि 1 लीटर के लिए 3 चाहिए, तो अगर ये 200 लीटर हो तो मुझे 600 चाहिए। 2 × 3 होगा कि नहीं, तो 2 × 3 इज इक्वल टू 60। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये 600 जो है आप लोगों के पास यहाँ पे होगा। मुझे तो 600 चाहिए, अवेलेबल कितना है, 4 लीटर है, तो 400 लीटर है, ये तो कम है, इसमें 200 लीटर मिसिंग है, तो ये आप लोगों का क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और ये एक्सेस ऑफ द रिएजेंट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा। यहाँ पे जो है एक लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन और एक्सेस नाइट्रोजन, तो इन दोनों में से किसी भी रिएक्टेंट्स को आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई भी दिया जा सकता है कि कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा जो है इसमें एक्सेस ऑफ द रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। अगर आपको ये कहा जाए कि मेरे पास एक अनदर कंटेनर, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और पॉइंट्स को कंक्लूजन की तरफ लेके जाता हूँ कि ये नाइट्रोजन है एंड इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो है 100 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, 100 जो ये वॉल्यूम इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम गिवन हो, अगर इक्वल वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है तो मुझे जो है ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन को, अगर आप लोग देखिए 1 के लिए मुझे 3 चाहिए, 100 के लिए मुझे क्या चाहिए, 300, लेकिन 100 के लिए क्या अवेलेबल है, यहाँ पे 100 अवेलेबल है, इक्वल वॉल्यूम है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट इसमें हाइड्रोजन है। सो इन केस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, मैं यहाँ पे सिर्फ ये चेंजेस लेके आता हूँ, और से सुने ये पॉइंट, इन केस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, अगर इन केस ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट आर अलाउड टू रिएक्ट, in case of equal volume of the reactant are allowed to react, then the limiting reagent with the one
हैविंग ग्रेटर मोलर कोफिशिएंट, जिसका मोलर कोफिशिएंट ज्यादा होगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। लेट सपोज अगर मेरे पास ये वाटर है, हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे जो है ये 2 मोल ऑफ वाटर बनता है। अगर मुझे ये कहा जाए कि 1000 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 1000 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन है, आर अलाउड टू मिक्स अप, मैंने इसको देखना है, जिसका मोलर कोफिशिएंट ज्यादा होगा वही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। तो अगर आप लोग देखें, अगर मैं यहाँ पे जो है ये क्या है, हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद द क्लोरीन, यू विल गेट 2 मोल ऑफ HCl। 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 1 लीटर ऑफ क्लोरीन, 2 लीटर ऑफ HCl प्रोड्यूस होता है। 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 10 लीटर ऑफ क्लोरीन, 20 लीटर जो है ये प्रोड्यूस होता है। एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें मैं क्या करता हूँ, 10 लीटर जो है हाइड्रोजन लेता हूँ और उसमें 40 लीटर ऑफ द क्लोरीन मिक्सअप करता हूं। कैलकुलेट करें द वॉल्यूम ऑफ द HCl, तो 40, तो ये 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इससे 10 कंज्यूम कर लेगा क्लोरीन से, 30 अनरिएक्टेड रह जाएगा, 20 लीटर ऑफ द प्रोडक्ट बन जाएगा और 30 लीटर जो है वो अनरिएक्टेड यहाँ पे रह जाएगा। तो ये आप लोगों के पास अनरिएक्टेड और वो आप लोगों के पास क्या होगा, ये आप लोगों के पास जो है प्रोडक्ट जो है इसकी अमाउंट बनेगी। ठीक है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट है। इस लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट को आप लोगों ने जहन में रखना है और ये बहुत इजी है, लेकिन बस सिर्फ जो है स्टोइकोमेट्रिक को जहन में रखें और स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी से जो एक्सीड करेगा वो एक्सेस है और जो स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी को लेवलाइज करता है एक्सेस वाले को, उसको लिमिटिंग रिएजेंट से डिस्क्राइब करते हैं। सो नेक्स्ट जो है, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट का जो कंसेप्ट था हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप देखें तो इसमें हम अब डिस्कशन करते हैं यील्ड ऑफ रिएक्शन, कि यील्ड ऑफ रिएक्शन क्या है, इसको जो है हमने किस तरह डिस्क्राइब करना है। यील्ड ऑफ रिएक्शन, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस इज नोन एज यील्ड ऑफ रिएक्शन। इसको यील्ड ऑफ रिएक्शन से डिस्क्राइब करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो इसको जो है हम यील्ड ऑफ रिएक्शन से डिस्क्राइब करते हैं। यील्ड ऑफ रिएक्शन जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है थ्योरेटिकल यील्ड, एक जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ रिएक्शन, और एक जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करते हैं एक्चुअल यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो 2 किस्म के यील्ड डिस्क्राइब करते हैं, एक थ्योरेटिकल यील्ड है और एक एक्चुअल यील्ड ऑफ रिएक्शन जो है डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है कि लेट्स सपोज ये हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अगर हम इसको हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, यहाँ पे 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। लेट्स सपोज 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ जो है कंबाइन होता है तो 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है 36 ग्राम। सो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन दैट इज नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड। उसको जो है हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड भी कहते हैं। सो द मैक्सिमम ऑब्टेनेबल यील्ड इज आल्सो नोन एज मैक्सिमम ऑब्टेनेबल यील्ड। मैक्सिमम ऑब्टेनेबल यील्ड जो है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड से डिस्क्राइब करते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड, कि जिसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट इज आल्सो नोन एज जो है इसको थ्योरेटिकल यील्ड से डिस्क्राइब करते हैं, केमिकल इक्वेशन। सो इट इज आल्सो नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड, इसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। So the amount of product calculated from a balanced chemical equation is known as theoretical yield, or the maximum obtainable yield is also known as जो है theoretical yield भी इसको describe करते हैं। Let's suppose अगर हम जो है इस actual yield को अगर आप लोग देखें तो it is also called practical yield, इसको practical yield भी कहते हैं। It is also called experimental yield, इसको experimental yield भी कहते हैं। And this yield is also called, इसको हम जो है laboratory yield से भी describe करते हैं कि ये laboratory yield भी इसको ये सारे वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं। तो अब मैं लेबॉर्ट्री जाता हूं और लेबॉर्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूं, और जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो प्रोडक्ट मेरे पास आ जाता है तो फिर उसको जो है मैंने क्या डिस्क्राइब करना है, उसको मैंने जो है एक्सपेरिमेंटल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, सॉरी एक्सपेरिमेंटल यील्ड, लेबॉर्ट्री यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो जब मैं लेबॉर्ट्री जाता हूं तो आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो यील्ड ऑफ द रिएक्शन मेरे पास आ जाता है उसको जो है हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, एक्चुअल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड या लेब यील्ड जो है इसको लेबॉर्ट्री यील्ड से इसको डिस्क्राइब करता हूं। एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज जो है, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेसर देन द थ्योरेटिकल यील्ड।
एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड, ये स्टेटमेंट है कि एक्चुअल यील्ड जो है ये हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है। और इसके रीज़न होते हैं कि वाई जो है आप लोगों के पास प्लीज़ ध्यान में रखें वाई कि यहाँ पे क्यों जो है एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से जो है ये हमेशा कम होता है। तो उसके रीज़न जो होते हैं, द पहला जो है हम प्रॉपर बैलेंस हमारे पास नहीं है कि वो हमें प्रॉपर वेट जो है वे करें। तो पहला जो एरर होता है, हम प्रॉपर और जो कंपाउंड्स होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, उन रिएक्टेंट्स की प्रॉपर वेट नहीं कर सकते, इसको वेइंग एरर से डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक बंदा स्केलफुल है और दूसरा बंदा जो है उसके साथ स्किल्स नहीं है, हाउ टू हैंडल द केमिकल, के केमिकल को किस तरह हैंडल करते हैं, किस तरह कैलकुलेट करते हैं, किस तरह जो है उनकी हैंडलिंग करते हैं, प्रॉपर कैलकुलेशन या स्किल उसके साथ नहीं है। तो एक बंदा जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसको जो है एक्सपेरिमेंट के रिएक्शन कंडीशन का पता नहीं है कि हाउ टू कैरी ऑन द रिएक्शन, तो यहाँ पे स्किल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द थर्ड वन जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ कि रिएक्शन कंडीशन को, अगर एक बंदा जो है रिएक्शन कंडीशन को प्रॉपर मॉनिटर नहीं कर सकता तो ये भी जो है इसका रीज़न है। तो इस वजह से जो है एक्चुअल यील्ड उसके साथ क्या होगा, वो कम आएगा। द फोर्थ वन जो है यहाँ पे रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी है कि यहाँ पे रिएक्शन क्या है, ये रिवर्सिबल है और रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन जो है आल्सो डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की अमाउंट को क्या करता है, ये जो है डिक्रीज कर लेता है। तो रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी है, यहाँ पे रिएक्शन कंडीशंस हैं, यहाँ पे स्किल्स हैं, यहाँ पे वेइंग एरर है और इन जो है अगर आप लोग देखें एक्सपेरिमेंटल एरर जो होते हैं कि जो बंदा जो है ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल एरर्स करता है, तो इन सब में जो है मैकेनिकल लॉस भी हो या एक्सपेरिमेंटल एरर जो होते हैं या रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी है, रिएक्शन कंडीशंस है, अगर वो प्रॉपर जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता साइंटिफिक वे के ज़रिए, अगर वो प्रॉपर साइंटिफिक वे के ज़रिए इस कंपाउंड को आइसोलेट नहीं कर सकता तो डेफिनेटली उसका प्रोडक्ट क्या होगा, वो कम से कम ऑब्जर्व होगा। तो रिएक्शन कंडीशन को प्रॉपर मॉनिटर नहीं कर सकता, रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी, उसका प्रोडक्ट डिकम्पोज हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंटल एरर ज़्यादा है, स्किल्स उसके साथ कम है, वेइंग एरर है। तो ये रीज़न है जिसकी जो है हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड जो है ये हमेशा यहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से। अगर एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होते हैं तो हम इसको जो है क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आइडियल यील्ड से डिस्क्राइब करते हैं। तो इनको हम जो है एक अनदर यील्ड से जिसको हम परसेंट यील्ड से डिस्क्राइब करते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड इन परसेंट यील्ड। द एफिशिएंसी of a chemical reaction is always described and it is equal to the ratio of actual yield with the theoretical yield multiplied by 100। तो इसको जो है हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंट यील्ड से डिस्क्राइब करते हैं। तो परसेंट यील्ड इज द रेशियो ऑफ actual yield to theoretical yield into 100, actual yield by theoretical yield into 100 जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब। लेट्स सपोज मैं एक एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट 1 है, एक स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, 3 एक्सपेरिमेंट जो एक स्टूडेंट को हम 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं और उनको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उनको कहते हैं कि आप 4 ग्राम और 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन ले और ये 36। स्टूडेंट 1 ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया तो उसके साथ उसने 4 ग्राम और 32 ग्राम को मिक्सअप कर लिया तो ही गॉट 43, बजाय ये कि 36 ग्राम आ जाए उसके साथ 34 ग्राम आ जाता है। दूसरा स्टूडेंट जो है जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है तो उसके साथ 32 ग्राम आ जाता है और थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करता है तो ये 28 ग्राम जो है उसके पास आ जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे इसने यील्ड जो है इसके साथ ज्यादा है, इसके साथ यील्ड कम है और यहाँ पे यील्ड जो है अगर आप लोग देखें तो सबसे जो है कम डिस्क्राइब हो रहा है। तो मैंने इसको क्या करना है कि कहाँ पे ज्यादा गलतियां हैं, तो 34 डिवाइड बाय 36 इंटू 100 परसेंट यील्ड जो है यहाँ पे क्या होगा 32 डिवाइड बाय 36 इंटू 100 और यहाँ पे परसेंट यील्ड जो है इसके लिए जो डिस्क्राइब होगा 28 जो है ग्राम और पर 36 ग्राम इंटू 100 जो है यहाँ पे इसके लिए परसेंट यील्ड होगा। स्टूडेंट 1 ने जो है अगर आप लोग देखिए स्टूडेंट 1 का जो एक्सपेरिमेंट है वो जो एक्चुअल यील्ड जो थ्योरेटिकल यील्ड है उसके करीब जा रहा है तो यहाँ पे जो है परसेंट एरर में ये जनरल लिख रहा हूँ, ये जरूरी है कि ये एग्जैक्ट इसके इक्वल हो। लेकिन लेट सपोज अगर ये वैल्यू जो है 92 हो, लेट सपोज 92% ये वैल्यू आ रहा हो, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे राउंड अबाउट ये 85% या 88% लेट सपोज आ रहा हो, ये जो है राउंड अबाउट 80%, ये मैं जनरल लिख रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं जनरली लिख रहा हूँ कि 34/36 ये मैंने जनरल किए हैं। अगर आप देखें तो एक बंदे के साथ जो है 92% पर यहाँ पे परसेंट यील्ड आ रहा है, दूसरे के साथ जो है अगर आप देखें 88% है और अनदर के पास जो है 80% है। अच्छा, जिसके 92% है इट मींस यहाँ पे 8% लॉस आ रहा है, जिसके साथ जो है 88 है तो यहाँ पे 12% लॉस आ रहा है और जिसके साथ जो है 80% है तो यहाँ पे 20% जो है लॉस ऑब्जर्व हो रहा है।
तो 20% लास्ट में मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटल एरर होंगे और यहाँ पे 8% लास्ट में जो है यहाँ पे 8% लास्ट है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एरर जो है वो कम है। एक्सपेरिमेंटल एरर जितने इंक्रीज होते हैं परसेंट लॉस इंक्रीज होता है, और एक्सपेरिमेंटल एरर जितने कम होंगे तो यहाँ पे लो एक्सपेरिमेंटल परसेंट एरर जो है, लो एक्सपेरिमेंटल एरर्स हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एरर इंक्रीज हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल एरर जो है अगर आप लोग देखें परसेंट एक्सपेरिमेंटल एरर यहाँ पे ज्यादा होते हैं। तो जितने परसेंट एक्सपेरिमेंटल एरर ज्यादा है, जितने परसेंट एक्सपेरिमेंटल एरर ज्यादा है, इतना ज्यादा लॉस जो है वो आप लोगों के पास ऑब्जर्व होगा। तो द एफिशिएंसी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज डिस्क्राइब इन परसेंट यील्ड, इसको परसेंट यील्ड से डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सपोज ये कैल्शियम कार्बोनेट है और इस कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट करता हूं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो रिलीज कर लेता है। अगर मैं यहां पे आप लोगों को ये कह दूं कि लेट्स सपोज 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द कैल्शियम, तो व्हाट्स विल बी द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप लोग देखें यहाँ पे कैल्शियम जो है ये अगर आप 40 है, ये 16 है, 56 ग्राम और ये 44 ग्राम, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तो इवापोरेट हो जाएगा, मतलब इवॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास तो थ्योरेटिकल यील्ड फॉर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 56 ग्राम है। अगर मैं 50 ग्राम कर लूं तो यहाँ पे जो है ये 28 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, अगर मैं 25 ग्राम कर लूं तो यहाँ पे जो है ये 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का ये थ्योरेटिकल यील्ड है। और अगर मैं यहाँ पे जो है 1001 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूँ तो वी विल गेट 560 ग्राम। तो ये इसका, तो 1 kg कैल्शियम कार्बोनेट का थ्योरेटिकल यील्ड 560 है, 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 14 है, 50 के लिए जो है 28 है, और 100 के लिए अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास 56 ग्राम जो है ये आप लोगों के पास थ्योरेटिकल यील्ड है। सो द थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड होता है, द यील्ड दैट इज ऑब्टेन, द यील्ड दैट इज कैलकुलेटेड, जिसको कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट इज नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड, इसको थ्योरेटिकल यील्ड से डिस्क्राइब करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म कर दिया और इसमें मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप लोग देखें मैंने इसके 50 ग्राम्स लिए हैं और इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ये कैल्शियम ऑक्साइड के यहाँ पे मैं जो है डिस्क्राइब करता हूँ कि लेट्स सपोज जो है ये प्रोड्यूस करता है 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। व्हाट इज, मैंने इसको हीट किया है, मैंने इसको क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग की है लेबोरेटरी में और इट प्रोड्यूस 25 ग्राम। सो व्हाट शुड बी इट्स परसेंट यील्ड, इसका परसेंट यील्ड क्या होगा, तो परसेंट यील्ड विल बी इक्वल टू, ये आप लोगों के पास एक्चुअल यील्ड है क्योंकि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद है 25 ग्राम। 25 ग्राम जो है ये अगर आप लोग देखें तो ये जो है मैंने एक्सपेरिमेंट, मैंने इसके लिए थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करना है, ये एक्चुअल यील्ड हो गया क्योंकि मैंने ये कहा कि 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करता हूं तो ये 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो मैंने क्या करना है, मैंने जो है यहां पे आना है 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए अगर आप लोग देखें थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना आ रहा है, ये 28 है, और यहां पे मेरे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है 25। तो यहां पे क्या करें, यहां पे 28 ग्राम जो है आप लोग लगा लें, 100 मल्टीप्लाई करें, इनका रेशियो निकालें, तो जितना रेशियो आप लोग के पास यहाँ पे वैल्यू आएगा वो आप लोगों के पास परसेंट यील्ड होगा। तो परसेंट यील्ड जो है जितना एक्चुअल यील्ड जो है थ्योरेटिकल यील्ड के जितना करीब इसके वैल्यू आ जाती है तो हम कहते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एरर्स कम है और यहाँ पे जो है परसेंट यील्ड और एक्चुअल यील्ड जो है एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो जितना एक्चुअल यील्ड और परसेंट यील्ड से करीब आते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर जो है वो आप लोगों के पास जो है डिक्रीज होते हैं, परसेंट यील्ड जो है ये आप लोगों के पास इंक्रीज ऑब्जर्व होता है। तो इफ अ केमिकल रिएक्शन हो और उसमें 4/5% जो है 4 अगर आप लोगों के पास क्या केमिकल रिएक्शन है, लेट्स सपोज जो है ये ए है और यहाँ पे जो है ये बी में यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, इस रिएक्शन में ए जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इस रिएक्शन में जो आप लोगों के पास क्या है यहाँ पे एक्चुअल यील्ड जो है लेट्स सपोज इज इक्वल टू 4/5 टाइम ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर है। सो व्हाट शुड बी द, इसके लिए जो मैं डिस्क्राइब करूंगा, सो व्हाट शुड बी इट्स परसेंट यील्ड, इसका परसेंट यील्ड क्या डिस्क्राइब होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को अगर आप लोग देखें तो मैं डायरेक्टली इस पॉइंट को भी लिख सकता हूं कि यहाँ पे जो है परसेंट यील्ड विल बी इक्वल टू, यहाँ पे परसेंट यील्ड एक्चुअल यील्ड इज इक्वल टू 4/5 टाइम, इट मींस 4 में अगर आपके पास जो है मैं रिप्रेजेंट करता हूं कि थ्योरेटिकल यील्ड 5 है, अगर थ्योरेटिकल यील्ड 5 है तो एक्चुअल यील्ड इसमें कितना प्रोड्यूसर है 4 आ रहा है, तो 4 डिवाइड बाय 5 इनटू 100 जो है अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालें मल्टीप्लाई करें यू विल गेट योर वैल्यूज, आप लोगों के पास यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो ये एक जनरल जो है टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है और बिल्कुल जो है आसान सा टॉपिक है,
इस चैप्टर को जो है यहाँ पे क्लोज करते हैं और ये जो है आप लोगों के पास थ्योरेटिकल ईयर और एक्सपेरिमेंटल ईयर जो है इनकी जो है हमने जनरल डिस्क्रिप्शन करनी थी, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू।